चैप्टर नेम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप। इट रेफर्स टू एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profit and bearer of all losses. Sole proprietorship. It refers to as a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profit and bearer of all losses. ओके, नेक्स्ट है फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी फायदे और नुकसान दोनों पाए जाते हैं। पहला फीचर है इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजी ऑफ फॉर्मेशन, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है यानी जो बिजनेस का अकेला मालिक है उसका जो फॉर्मेशन अगर उस बिजनेस को करना है तो बहुत आसान है और उसका क्लोजिंग भी बहुत आसान है। अगला है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के पास। अब जो अकेला बंदा है उसका जो रिस्क होता है वो अकेला झेलता है और जितना भी उसका प्रॉफिट होता है वो खुद उसका हकदार होता है, उसको किसी को देने की जरूरत नहीं होती। अगला है नो सेपरेट एंटिटी, कंप्लीट कंट्रोल, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। 5 फीचर होते हैं। पहला हो गया इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, नो सेपरेट एंटिटी, कंप्लीट कंट्रोल, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। एंड एक्स्ट्रा पॉइंट में एक और हो जाएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के पास। अब मेरिट्स की बात करते हैं, यानी इसके फायदे क्या है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका जो कॉन्फिडेंशियली रह सकता है, यानी जो उसका इंफॉर्मेशन है बिजनेस कैसे वह करता है, उसका कितना प्रॉफिट रहा, कितना लॉस हुआ, वह चाहे तो किसी को बताए, ना चाहे तो किसी को ना बताए, उसकी मर्जी चलती है। अगला यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप है जहाँ पे फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, डायरेक्ट इंसेंटिव होता है। अगर जो खुद एक बंदा अकेला है अगर वह कुछ बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा करता है, उससे कुछ उसको एक्स्ट्रा इनकम आती है तो उसको उससे डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है। अगला है सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मिलता है कि मैंने यह खुद से किया है, मैंने अपना खुद का बिजनेस किया, उससे मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ। अगला है इजी ऑफ फॉर्म एंड क्लोज। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसको खोलना भी आसान है और बंद करना भी आसान है। अगला है लिमिटेशन। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज है इसके पास, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस रहता है, लंबे समय तक यह बिजनेस नहीं चल सकता। अगला है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अब इसके पास आदमी अकेला है तो इसके पास जो लाइबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। इसका जो घर का भी संपत्ति है वह भी बिक सकता है एक समय के बाद, ऐसा हो सकता है। अब लैक ऑफ मैनेजर स्किल। अब एक ही बंदा है बिजनेस को करने वाला, उसके पास सब स्किल तो होगा नहीं कि इन्वेंट्री मैनेज करे, बिजनेस को भी ठीक से चलाए, प्रॉफिट अच्छे से अपना करे, साल का क्या प्रॉफिट रहा नुकसान रहा उसको निकाले। ओके, अगला टाइप का बिजनेस आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ये अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज फाउंड ओनली इन इंडिया। इट इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। अब जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है यह बहुत यूनिक है एक फॉर्म ऑफ बिजनेस का और यह बहुत लंबे समय तक चलते आया है। ओके, अब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत इसको हम लोग बना सकते हैं। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के 3 सक्सेसिव जनरेशन उसके मेंबर हो सकते हैं, जैसे दादाजी, उसके बेटे और उसके बेटे। अगला है द एल्डर्स मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली नोन एज कल्टर और मैनेजर। जो उस बिजनेस का जो सबसे पुराना व्यक्ति रहेगा जैसे दादाजी, तो उन्हें हम लोग कल्टा या मैनेजर के नाम से जानते हैं। अगला है इसमें 2 सिस्टम इनहेरिटेंस, यानी 2 सिस्टम है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो बहुत पहले से चलता है। पहला है दया भागा सिस्टम। इसमें कैसे याद रखेंगे, दया भाग है कहाँ, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड असम। अब यहाँ इन तीनों जगह पे मेल और फीमेल दोनों बिजनेस कर सकते हैं। एक और सिस्टम है मिताक्षरा सिस्टम। इसमें ये पूरा इंडिया ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, लेकिन 3 जगहों को छोड़कर वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा, इन तीनों जगहों पर छोड़कर पूरा इंडिया में यह सिस्टम वैलिड है मिताक्षरा सिस्टम। इसमें केवल मेल मेंबर ही इसके मेंबर बन सकते हैं। अगला, अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है इसमें कम से कम 2 मेंबर चाहिए एक फैमिली के और एंसेस्टर प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी उस फैमिली का पहले से कुछ प्रॉपर्टी जमीन होना चाहिए या कागजात होना चाहिए। ओके, अगला है कि जो कल्टा का लाइबिलिटी होता है, यानी जो उस फैमिली में सबसे बड़ा होता है, उस बिजनेस में जो सबसे पुराना होता है, उसका जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, और जो बाकी मेंबर्स है उस बिजनेस में या उसको हम लोग को पार्टनर कहते हैं, उनका जो लाइबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। अगला है ऑल कंट्रोल, जो जितना भी उस बिजनेस का कंट्रोल है वह सब का सब कल्टा के हाथ में रहता है। अगला है
इस बिजनेस का कंटिन्यूटी रहता है। और माइनर मेंबर जन्म लेते ही उस खानदान में जो बच्चा या बच्ची पैदा हुई है वह उस बिजनेस का मेंबर बन सकता है। ये एक फायदा होता है। अब इसके कुछ मेरिट्स यानी कुछ अच्छे पॉइंट जैसे बेटर कंट्रोल, कंटिन्यू ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स एंड अगला इंक्रीज कोऑपरेशन, यानी एक साथ जो संगठित एक साथ मिलकर अच्छा से बिजनेस किया जा सकता है। इसके कुछ डीमेरिट्स भी है कि यहाँ पर भी फैमिली के मेंबर्स ही 3 से 4 लोग होंगे तो रिसोर्सेज जो होता है वह लिमिटेड हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कल्टा, यानी जो उस बिजनेस का सबसे पुराना व्यक्ति है उसका जो लाइबिलिटी होता है वह अनलिमिटेड होता है। डोमिनेंस ऑफ कल्टा, जो कल्टा है यानी जो बिजनेस में सबसे पुराना व्यक्ति रहा है उसका डोमिनेंस भी देखने को मिलता है। और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब फैमिली के मेंबर ही कितने 3 से 4 या 5 आदमी नहीं रहेंगे तो उनका भी जो मैनेजर स्किल है बिजनेस को ठीक से करने का वो भी कम हो जाता है, लिमिटेड रह जाता है। अगला बात करते हैं पार्टनरशिप, ये थर्ड फॉर्म है बिजनेस को करने का। पार्टनरशिप क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरी ऑन ऑल और एनीवन ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। According to Indian Partnership Act 1932, partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all। अब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके तहत एक जो ये पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है उस व्यक्ति के बीच या उन दोनों लोगों के बीच या बहुत लोग हो सकते हैं, पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, तो उन सब के बीच एक रिलेशनशिप है जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसके लिए। और ये जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो हो सकता है सब लोग उस बिजनेस को करके कमाए या फिर सब लोगों में से कोई एक आदमी उस बिजनेस को करे और जो बाकी लोग हैं वह उसको पैसे देते रहे उस बिजनेस को करने के लिए। अब इसके भी फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होता है जो फॉर्मेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत विद एग्रीमेंट ही हो सकता है। जो लाइबिलिटी होती है वह अनलिमिटेड होती है। रिस्क बियरिंग डिवाइडेड, अगर पार्टनर है तो जो रिस्क होगा बिजनेस को डिवाइड हो जाता है। लेस कंटिन्यूटी, इनकी भी जो कंटिन्यूअस बिजनेस नहीं चल पाता इनका भी। और मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए, कम से कम 2 मेंबर होंगे तभी पार्टनरशिप किया जा सकता है और मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। इसके कुछ मेरिट्स हैं, इजी ऑफ फॉर्मेशन और क्लोजर, आसानी से बन भी सकता है, आसानी से बंद भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन जो है वह कंपल्सरी नहीं है। अगला बैलेंस डिसीजन मेकिंग, मूल फंड यानी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं बिजनेस को करने के लिए। रिस्क का शेयर हो जाता है यानी शेयरिंग ऑफ रिस्क। और सेक्रेसी, अगर ये लोग चाहें कि हमें अपने बिजनेस का नहीं बताने का हमारा कितना मुनाफा हो तो वो नहीं बताएंगे आम लोगों को। अगला कुछ डीमेरिट्स है जैसे कि जो लाइबिलिटी है जो उन पार्टनरशिप यानी जो उन पार्टनरों का वो अनलिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, लैक ऑफ कंटिन्यूटी और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी लोगों का विश्वास उतना नहीं होता है जो पार्टनरशिप होता है उन लोगों पे। अब जो पार्टनर्स है वह कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला होता है एक्टिव या वर्किंग पार्टनर, अगला होता है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, तीसरा होता है सीक्रेट पार्टनर। अब ये क्या होता है? अननोन टू द जनरल पब्लिक, आम आदमी उसके बारे में नहीं जान रही होती है। अगला है पार्टनर बाई एस्टोपर, ये क्या होता है? देखने से एक्सप्रेशन में लगेगा कि पार्टनर है बट एक्चुअली में नहीं होगा। अब वह व्यक्ति दिखाएगा कि मैं इसका पार्टनर हूँ लेकिन एक्चुअली में वह नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, कोई आपको बिजनेस मीटिंग करना है तो उस समय कोई एक आदमी है जो आपके साथ चला गया और वह बहुत बड़ा हस्ती रहा हो, ओके, तो वो आपके साथ चला गया तो आप और वो दोनों बात किए हो उस बिजनेस में, उस बिजनेस का जो बिजनेस करना था उसके लिए, तो वह जो आपके बगल में तो वह तो आपका बिजनेस पार्टनर था नहीं, लेकिन वह आपके साथ हमेशा रहा। जब भी आप लोगों ने बिजनेस डील की तो जो सामने वाला व्यक्ति था उसको तो लगा होगा कि ये भी इनका पार्टनर होगा तभी तो इसके साथ लाए हैं, इसलिए इसको पार्टनर बाई एस्टोपर कहते हैं। अगला है पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। अब जिसको हम एक्सप्रेस करने कि वो हमारा पार्टनर है और वह कुछ कह भी नहीं रहा है, जैसे क्या, जिसको हम एक्सप्रेस कर लें कि वो हमारा पार्टनर है और वह कुछ कह भी नहीं रहे, जैसे कि बहुत बड़े बड़े लोग हस्ती होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोगों को हम लोग टीवी में क्या करते हैं, प्रचार दिखाते हैं, ओके, तो वहाँ पे हम लोग उनको एक्सप्रेस करते हैं कि ये हमारा पार्टनर है, इस कंपनी के ये पार्टनर है, लेकिन वो मना भी नहीं कर लें कि नहीं मैं नहीं, ऐसा नहीं है। अगला है नॉमिनल पार्टनर, वो पार्टनर नहीं है लेकिन बोलता है कि तुम मेरा नाम लेना काम हो जाएगा, ओके। नॉमिनल पार्टनर का क्या मतलब? वो एक ऐसा पार्टनर है जो बोलता है कि तुम मेरा नाम ले लेना, वहाँ पे जो तुम्हारा काम हो सब हो जाएगा, तो इसको नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। अब एक और पॉइंट है पार्टनरशिप डिप,
पार्टनरशिप डीड, ये क्या होता है, एक क्लियर एग्रीमेंट होता है जिसमें लिखा होता है प्रॉफिट किसका कितना होगा, जिम्मेदारी किसकी क्या रहेगी, और ये सब रिटन या ओरल दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। ओके, अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब वर्किंग टुगेदर एंड विथ अदर फॉर अ कॉमन पर्पस, ये एक चौथा फॉर्म है बिजनेस का या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। कौन सा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये लोग एक साथ काम करते हैं। अब इनके फीचर होते हैं, इनका एक लीगल स्टेटस होता है, यानी सेपरेट आइडेंटिटी होता है इनका खुद का। ये लोग मेन इनका सर्विस मोटिव होता है लोगों को सर्विस देना। इनका जो लाइबिलिटी होता है लिमिटेड होता है, क्योंकि अब यहाँ पे इनको सरकार से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। अगला है जो कंट्रोल होता है वह इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के हाथ में होता है। ओके, अब इसके कुछ मेरिट्स हैं, जैसे कि जो वन मैन वन वोट इक्वलिटी होता है, वहाँ पे वन मैन वन वोट इक्वलिटी होता है, ये एक मेरिट से। स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है, खुद का उनका एक स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है। गवर्नमेंट सपोर्ट रहता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होते हैं और इजी ऑफ फॉर्मेशन होता है। इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, जैसे लिमिटेड कंट्रोल होता है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल भी यहाँ पे कर सकती है। जैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी या इसमें 50 या 60 मेंबर होते हैं। ओके, वे लोग मिलके कुछ सामान मंगाते हैं, जैसे ग्रोसरी वगैरह, तो उन लोगों को सस्ता मिलता है, क्योंकि हाई अमाउंट में ये लोग बनाते हैं, हाई क्वांटिटी में मंगाते हैं, तो उनको सस्ता मिलता है। तो गवर्नमेंट है वह कहती है जब हमारे पास एक्स्ट्रा ना पड़ा हो या जब बहुत कम हो, तब यहाँ पे गवर्नमेंट इनको नहीं देती है उतना जितना इनको रिक्वायरमेंट होता है। लैक ऑफ सेक्रेसी होता है और डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है जो 50 या 60 मेंबर हो उनमें से 30 आदमी को चावल खाना हो और 30 आदमी को हो सकता है चावल की जरूरत ना हो। ओके, यानी उनका जो ओपिनियन है लोगों का उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अलग अलग हो सकता है। अब सोसाइटी भी 4 या 5 तरह की होती है। पहला होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगला है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगला है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, चौथा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोन देती है, यानी जो इजी क्रेडिट कर लेती है लोअर इंटरेस्ट ऑफ लोन पे। ठीक है, लोअर इंटरेस्ट लेती है, जब भी किसी को उस मेंबर को पैसे चाहिए होते हैं तो वह दे देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 50 या 60 लोग मिलकर कुछ कुछ पैसे जमा करते रहते हैं फॉर अ बैड टाइम, और किसी को उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह मांग लेता है, तो वहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट लगता है और पैसे आसानी से मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हाई इंटरेस्ट तो लगता नहीं है, तो यहाँ पे जो बीच वाले लेंडर वगैरह होते हैं उनको एलिमिनेट कर लिया जाता है। एलिमिनेट लेंडर हु चार्ज हाई इंटरेस्ट। अगला है कोऑपरेटिव हाउसेज सोसाइटी। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हाउसेज बनाते हैं एक रीजनेबल रेट पे। जैसे हमें एक मकान बनाए तो वहाँ पे मानते कि 1 करोड़ का खर्चा है, अगर हम लोग 2 मकान बनाएंगे तो वहाँ पे 1 करोड़, अगर हमें एक साथ 2 मकान बनाए तो वहाँ पे 1-1 करोड़ का खर्चा नहीं हो सकता है 10 या 20 लाख हमें सस्ता पड़े, तो उसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तहत उससे बनाया जाता है। अगला है एंड लास्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी एंड हैज ए लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अकॉर्डिंग ऑफ association of person perform for carrying out business activity and has a legal status independent of its member। ये क्या होता है, ये एसोसिएशन ऑफ लोगों का एसोसिएशन होता है जो कि एक बिजनेस एक्टिविटी करता है और इनका एक लीगल स्टेटस होता है और ये लोग उनके मेंबर से इंडिपेंडेंट रहते हैं। अब ये जो गवर्न होता है ये बनता कैसे है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो कंपनी एक्ट 2013 से ये गवर्न होता है, यानी गवर्न किया जाता है कंपनी एक्ट 2013। द कैपिटल, जो कैपिटल होता है वो डिवाइडेड होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको हम लोग शेयर कहते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे पहला ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, तीसरा फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव प्रोसीड्यूर होता है, अगला लिमिटेड लाइबिलिटी यानी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स का जो लाइबिलिटी होता है मेंबर्स का वो लिमिटेड होता है, अगला रिस्क बेयरिंग होता है एंड लास्ट कॉमन सील होता है। एक कंपनी का कॉमन सील होता है, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं उनका कॉमन सील होता है, उस पर किसी का सिग्नेचर खास नहीं होता है। ओके, अगला कुछ इसके मेरिट्स भी है, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, प्री एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है, इजी ऑफ एक्सपेंशन होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है एंड लास्ट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है। कुछ लिमिटेशन होता है जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्यूर होता है, लैक ऑफ सिक्रेसी, मैसिव रेगुलेशन, नो पर्सनल टच, डिले इन डिसीजन मेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके,